Hello friends and welcome to the editorial discussion of The Hindu for 19th of August 2023। तो शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज इन द नेम ऑफ गॉड वायलेंस इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी एक्सपोजेस सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस इन पाकिस्तान। तो कॉन्टेक्स्ट जो रिसेंटली जो अटैक हुए हैं ऑन चर्चेज एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज ओवर एलिगेशंस ऑफ ब्लास्फेमी, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है ये लिखा गया है। और वहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान है वो एक तरह से वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस जो है देखने को वो मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि हालांकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी जो है इज पनिशेबल बाय डेथ है। वहाँ पे जो है ये एक ऑफेंस जो है ब्लास्फेमी को एज ए ऑफेंस विच इज पनिशेबल बाय डेथ माना जाता है, लेकिन आज तक जो है इस ऑफेंस के अंडर कोई भी जो है एग्जीक्यूट नहीं किया गया है टिल डेट बाय द स्टेट अथॉरिटीज, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ये जो वहाँ के जो लॉ है उसमें ये एक ऑफेंस है, तो इसलिए this it has remained a deeply polarizing issue with extremist sections raising allegations and often violently targeting those accused of the crime। कि जिन पे ये एक्यूजेशंस लगते हैं उनके अगेंस्ट वायलेंस और एक्सट्रीम जो है एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस जो हैं वो एलिगेशंस को इनको एज ए टूल यूज करते हैं और वायलेंस और वहाँ पे जो है उनके खिलाफ एक तरह से उनको टारगेट करके उनके अगेंस्ट वायलेंस जो है वो बड़ा फैलाने का काम करते हैं, ठीक है ना। फिर यहीं पे एक डाटा भी ऑथर ने दिया है कि इस्लामाबाद बेस्ड अगर सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की बात करें तो लगभग 89 पाकिस्तानी इंक्लूडिंग 18 वुमेन हैव बीन किल्ड इन 14-15 एक्यूजेशंस और केसेज ऑफ ब्लास्फेमी सिंस 1947। कि इतने केसेज में अब तक जो है कम से कम 89 जो है वो पाकिस्तान जो है उनको किल कर दिया गया है। हालांकि स्टेट एग्जीक्यूशन एक भी नहीं हुआ है जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन वही है इसकी आड़ में जो है किलिंग्स जो है वो देखने को मिली हैं, ठीक है ना। और ऑथर ने ये भी बताया कि जो ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस है वो भी पिछले डिकेड में उनमें भी काफ़ी जंप देखने को मिला है। तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं या इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है और जो पाकिस्तान की इवन जुडिशरी भी है उसने भी जो ये रिसेंट ईयर्स में जिनमें ये जो इवेंट्स ब्लास्फेमी के बढ़े हैं या उनके रिलेटेड वायलेंस जो बढ़े हैं तो उस पर कंसर्न उन्होंने जो है वो जताया है कि जो ब्लास्फेमी के लॉज हैं एक्चुअली उनको मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने ये भी बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये सजेस्ट भी किया था कि पार्लियामेंट को जो है ये वाला जो लॉ है वो अमेंड कर देना चाहिए और जो भी ब्लास्फेमी के फॉल्स एलिगेशंस वाले केसेस हैं उनमें जो है स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट जो है वो उनको देनी चाहिए। लेकिन उल्टा हुआ इसमें उन्होंने क्या किया इसको बल्कि और इसको तो ये नहीं किया कि जो फॉल्स एलिगेशन थे उनको वो करें या फिर इस लॉ को अमेंड कर दिया जाए, उल्टा जो ब्लास्फेमी के लिए पनिशमेंट थी उनको बढ़ाने की बात बढ़ा दिया जो है, ठीक है ना। और उससे क्या हुआ और ये एक तरह से मतलब ब्लास्फेमी लॉज को और ज़्यादा टाइटन कर दिया है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो इस तरह ऑथर ने कहा कि इस तरह की जो पैम्परिंग कर रहे हो आप एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस की ऑफ द सोसाइटी बाय द स्टेट एंड द इम्प्यूनिटी विद विच इस्लामिस्ट एंड अदर पार्टीज हैव मिसयूज्ड द लॉज that are empowering extremists who are unleashing violence against the defenseless in the name of blasphemy। की इस तरह की एक्टिविटी से जो आप एक्सट्रीमिस्ट को एक तरह से और आप एम्पावर कर रहे हो या फिर उनको बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो वायलेंस आप ब्लास्फेमी की आड़ में जो कर रहे हैं उसको आप अनलीश कर रहे हैं, उसको आप एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, तो ये जो है ये सही नहीं है, ठीक है ना। The authorities should at least take urgent measures to stop the violence in the name of blasphemy। वो ये कि ब्लास्फेमी की आड़ में ये जो वायलेंस किया जा रहा है इसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये एक तरह से जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स है उनको और ज़्यादा बढ़ावा देता है, ठीक है ना, ठीक है ना कि उनको कम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज मटेरियल कंसिडरेशन इज टाइटल द सर्च फॉर ए रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इज फार फ्रॉम ओवर। एक्चुअली जो LK-99 जो जिसको जो है साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने जो है वो बताया था कि ये जो है रूम टेम्परेचर एंड एम्बिएंट प्रेशर सुपर कंडक्टर जो है इसको बताया था। तो वो एक्चुअली जो ओपन और साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो रिसर्च की है तो उन्होंने उनके जो क्लेम था वो एक तरह से खारिज हो गया है। वो जो फाइंडिंग्स आई हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। ब्रिंगिंग टू ए स्विफ्ट क्लोज एंड एक्साइटिंग एपिसोड लॉन्च बाय ग्रुप ऑफ साउथ कोरियन रिसर्चर्स, ठीक है ना। तो अभी भी वो सर्च अभी भी फिर जारी है कि आप उसको जो है वो सुपर कंडक्टर ऐसा जो रूम टेम्परेचर पे वो करे ऐसा मटेरियल जो है अभी भी उसकी सर्च अभी भी जारी है। तो नो फॉर्मल कंक्लूजन टू मैच द फॉर्मल अनाउंसमेंट दैट दिस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक करंट विद नो रेजिस्टेंस इन एम्बिएंट कंडीशन। एक तो जो उन्होंने क्लेम किया था कि वो जीरो जो है
जीरो लॉस वाला जो क्लेम किया था कि जो रजिस्टिविटी है वो 100% रहेगी, उसमें जो ट्रांसफ़र है एनर्जी का वो 100% रहेगा। तो उसका कोई फॉर्मल कंक्लूजन जो है वो नहीं मिला है, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उससे मैच खाता हुआ। और फिर फर्दर ये भी कहा है कि इट सून बिकेम क्लियर दैट देयर वर 2 रीजंस व्हाई द मेटल वाज नो सुपर कंडक्टर। जो सुपर कंडक्टर की बात की है मेटल की, उसके लिए 2 मेन जो है वो रीजन है जिनकी वजह से वो नहीं माना जा रहा है। हालांकि ये पूरा का पूरा बिल्कुल साइंस बेस्ड और रिसर्च बेस्ड है, तो जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है उनको ये जल्दी समझ आएगा। तो पहला तो इसमें ये बताया कि जो कोई भी कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर है inside a weak magnetic field are cooled to include a superconducting state. They expel the field from their bulk at and under the transition temperature, कि वो एक्सपेल कर देते हैं फील्ड को। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ए मैग्नेट नियर द सुपर कंडक्टर विल बी पुश्ड अवे ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। और जब ये ट्रांजिशन होगा तो जो मैग्नेट अगर कोई आप सुपर कंडक्टर के पास लाएंगे तो वो उससे दूर भागेगी। जो साउथ कोरियन का ग्रुप था उन्होंने जो वीडियो शेयर की थी जिसमें LK-19 को जो दिखाया गया था, तो इट अपेयर टू हाफ रिपेल ए मैग्नेट। वो पूरी तरह से उसको रिपेल नहीं कर रहा था, वो हाफ रिपेल उसको कर रहा था। और जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की गई हैं उन्होंने भी ये फाइंड किया है कि जब मटेरियल वाज एन इंसुलेटर हुज इम्प्योरिटीज कुड बी मैग्नेटाइज्ड लीडिंग टू हाफ रिपल्सन सीन इन द वीडियो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हाफ रिपल्सन हो रहा था ये भी एक्चुअली ये था जो इम्प्योरिटीज उसमें जो की गई थी मैग्नेटाइज के लिए, उनकी वजह से वो है जो है वो हाफ रिपल्सन देखने को मिल रहा था। जो दूसरा रीजन है इसकी सुपर कंडक्टिविटी, जो सुपर कंडक्टर मटेरियल की जिसकी बात हम LK-19 को रिजेक्ट करने का, वो ये था कि जो साउथ कोरियंस ने रिपोर्ट किया था, दे रिपोर्टेड दैट द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ LK-19 ड्रॉप्ड शार्पली एट अराउंड 104 डिग्री सेल्सियस, ए पोटेंशियल साइन ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी। मतलब ये जो सुपर कंडक्टिविटी का साइन क्या था कि जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है उसकी वो जो है ड्रॉप हो जाती है एकदम से। लेकिन जो साइंटिस्ट है, जो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च की, जिस पे ऑब्जर्वेशंस किए, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब ड्रॉप इफ द मटेरियल कंटेंट कॉपर सल्फाइड एज एन इम्प्योरिटी, कि वो जो ड्रॉप देखने को मिल सकता है वो कब मिल सकता है, अगर उसमें इम्प्योरिटी है कोई भी कॉपर सल्फाइड की, तो भी ये ड्रॉप देखने को मिलेगा। क्योंकि कॉपर सल्फाइड जो है दैट अंडरगोज अ फेज ट्रांजिशन एट दैट टेम्परेचर। वो जो टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस की बात की है, उस टेम्परेचर पे जो कॉपर सल्फाइड है वो फेज ट्रांजिशन में चला जाता है और डिस्टोर्टिंग द रेजिस्टिविटी, जिसकी वजह से जो रेजिस्टिविटी है वो डिस्टोर्ट हो जाती है। और वो जो एकदम शार्प डिक्लाइन देखने या ड्रॉप देखने को मिलता है वो उसी की वजह से होता है, ठीक है ना। हालांकि ये है कि फिर से वो है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अब फिर से साउथ कोरिया पे आ गए कि वो प्रूव करे कि भाई ये मटेरियल सुपर कंडक्टर था या नहीं था। लेकिन इस जो पूरा एपिसोड है उसमें 2 चीज़ें अच्छी जो है निकलने को देखने को मिली हैं। पहला तो ये था कि जो ऑनलाइन डिफ्यूजन हुआ था ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डेटा इन दिस एपिसोड, दिस अचीव्ड समथिंग द वर्ल्ड सेल्डम हैज, नियर रियल टाइम एंड क्राउड ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन। आप एक तो यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरा कोलैबोरेशन देखने को मिला रादर देन कंपटीशन एंड क्लोजर, कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो एक साथ आई, साथ में उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च की, उस डाटा को शेयर किया और डॉक्यूमेंटेशन किया और उसके बाद जो है एक कंक्लूजन पे जो है पहुंचे, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेटिंग इन ओपन साइंस कैन लीड टू मोर गुड साइंस, यही कि इस तरह का पार्टिसिपेशन जो ओपन साइंस पार्टिसिपेशन है इससे थोड़े और अच्छे या गुड साइंस की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं पे इसका एक नेगेटिव वो भी बताया है, बट ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ बैड फेथ एक्टर्स टू मिसअंडरस्टैंड एंड कन्फ्यूजन। लेकिन वहीं ये है कि जो बैड एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि पहले वाले को तो हमें प्रमोट करना चाहिए जो पार्टिसिपेशन ओपन साइंस का था, कि गुड साइंस वाले रिजल्ट की तरफ जो है कंक्लूजन निकल गया है। और जो दूसरे वाला है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन और बैड इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा सकती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ये ऑथर ने बताया है। तो दिस इज इट। आज का लीड आर्टिकल देखते हैं। द इशू इज नॉट अबाउट इंडिया GDP बट इट्स JDP। यहाँ पे JDP एक्चुअली जो ऑथर ने बताया वो है जॉब डेटा प्रोडक्ट। GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वहीं पे जो ऑथर ने JDP बोला है वो बोला है जॉब्स डेटा प्रोडक्ट को। तो जो ऑथर है उनके ऑथर ये कह रहा है कि एक्चुअली जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो GDP ग्रोथ का रेट का नहीं होना चाहिए, जो कि हालांकि ज़्यादातर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी और जो इकोनॉमिस्ट है वो भी एक तरह से GDP ग्रोथ को ही एक तरह से वो देखते हैं। तो ऑथर ने एक्चुअली कहा कि जो जॉब पोटेंशियल है उसकी तरफ जो है बेसिकली मेन क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों ऑथर ने यहाँ पे 2-3 इशू जो है साइड किया है। ऑथर ने सबसे पहला ये किया है कि अगर हम देखें कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो, हम ये भी कह रहे हैं कि रैपिडली जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो जो डिमांड है नरेगा में मिनिमम वेजेज की वो भी जो है वो भी कंटिन्यूसली जो है हमें ग्रो होती हुई देख ली है। अब ऑथर ये कह रहा है यहाँ पे कि नरेगा की तरफ केवल
वो ही लोग जाएंगे who have absolutely no alternative sources of income will ask to toil in the sun the whole day for bare minimum wages। तो ये जो एक तरह से मतलब जो उसकी तरफ जो जाने का राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेरी काम कर रहा है जो ये इंडिया की ग्रोइंग जो जीडीपी के डाटा है उसके अगेंस्ट। क्यों? ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि एमजी नरेगा डिमांड शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। होना ये चाहिए कि जो एमजी नरेगा की डिमांड है वहाँ पे वेजेज की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के, लेकिन यहाँ पे देखने को डाटा जो आ रहा है वो उल्टा दिखा है। दूसरा इशू जो ऑथर ने यहाँ पे साइट किया वो ये दिखा है कि जो जॉब ग्रोथ हो भी रही है तो इवन द जॉब दैट आर बीइंग क्रिएटेड टेंड टू एक्सरबेट द इंडिया सोशल फिशर्स की जो सोशल डिवाइड है वो एक तरह से वहाँ देखने को मिला है। ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि जो एक्चुअली जो ग्रोथ जो सर्विस सेक्टर या फॉर्मल सर्विस सेक्टर में ग्रोथ जो हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही है, उनमें से 3/4 जो जो जॉब्स हैं वो तो कहीं ना कहीं जो हायर कास्ट हैं या जो हायर हायरार्की में जो हायर लेवल पे जो वो हैं लोग उनको मिल रही हैं। वहीं पे अगर एमजी नरेगा वाली तरफ देखें तो 80% जो वर्कर जो एमजी नरेगा की तरफ भाग रहे हैं वो किससे हैं? वो इकोनॉमिकली और सोशल बैकवर्ड वाले कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। उसमें जैसे कि ओप्रेस्ड क्लासेज हैं, दलित की ट्राइबल्स या बैकवर्ड जो कास्ट हैं उनसे वो देखने को मिलते हैं। तो ये सोशल जो डिवाइड है ये देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज ऑथर ने यहाँ पे की है, ऑथर ने बताया कि जो ये एक मिनट Yes, there is an alarming decline in the number of jobs that are being created with every percentage growth of GDP। कि जो 1% GDP को ग्रोथ होता है तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो भी जो है बढ़नी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ का परसेंटेज वाइज एक नंबर बढ़ता है वो जो जॉब्स का एम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो हाफ हो जा रहा है एकदम से। तो यहाँ पे आरबीआई जो आरबीआई की जो एक रिपोर्ट है उसको भी ऑथर ने यहाँ पे अपने सपोर्ट में जो है यहाँ पे साइट किया है। ऑथर ने कहा कि एनालिसिस ऑफ द डेटा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शोज कि अगर 1980 से 1990 की बात करें तो हर एक परसेंटेज पॉइंट जो जीडीपी ग्रोथ हुई है तो वहाँ पे 2 लाख जो है फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुई थी, लेकिन 1990s में अगर देखें तो ये जो है ये हाफ हो जाता है, ये नंबर 1 लाख जॉब जो है क्रिएट होती है विद एवरी परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ। और उसके बाद सब्सिक्वेंट डिकेड्स में ये नंबर हाफ होता चला जाता है, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए था। होना वही था, ये जो डिक्लाइन हो रहा है ये मतलब कहीं ना कहीं कंसर्न का विषय है। ठीक है, टू बी क्लियर दिस फिनोमेना इज नॉट यूनिक टू इंडिया और टू द गवर्नमेंट बट अ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ऑथर ने बहुत अच्छी यहाँ पे बात की कि ये जो डिक्लाइन है या ये जो फिनोमेना जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सिर्फ उसके स्पेसिफिक है, ये एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये देखने को मिली है। ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे इसके जो रीजंस बताए वो कहीं ना कहीं ऑथर ने बताया कि जो हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं या जो हम जो प्रेजेंट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनमें हम जो ऑटोमेशन लाए हैं उनको कहीं ना कहीं रीजन ऑथर ने बताया है। ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे 2 सजेशन दिए हैं जिनको हम पूरे पैराग्राफ में आगे हम डिस्कस करेंगे। पहला सजेशन ऑथर ने ये दिया है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द जॉब इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स रादर देन मियरली चेज हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ। कि हमें सिर्फ जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, हमारा मेन पर्पज होना चाहिए कि जो जॉब इंटेंसिटी है उसको बढ़ाया जाए, जॉब क्रिएशन है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है ना, कि हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिनसे जॉब जो है पोटेंशियल वो बढ़े और जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हों। ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे ये रिसेंटली ये बताया कि जो जो साइट की एग्जांपल वो ये किया कि हम सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जॉब्स क्रिएशन में उसका इतना रोल है नहीं। ठीक है ना। वहाँ पे जो है ना तो लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतना ज़्यादा स्कोप है और ना वहाँ पे आप मास नंबर्स में जो है जॉब क्रिएट कर सकते हैं, उसका जो जॉब क्रिएशन पोटेंशियल है वो लिमिटेड है। ठीक है ना। वहीं पे ऑथर ने ये भी कहा कि अगर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से हम देखें जो हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ पे भी जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है जैसे कि ऑटोमोबाइल, स्टील, सीमेंट और जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनकी एबिलिटी जो लूज होती नजर आ रही है विद रिगार्ड टू क्रिएटिंग लो स्किल्ड जॉब्स। ठीक है ना। और ये प्राइमरली किसकी वजह से है? इट इज प्राइमरली ड्यू टू ऑटोमेशन। जो इन इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन बढ़ गया उसकी वजह से जो है वो जॉब्स जो है लो स्किल्ड जॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। ठीक है ना। While these economic activities may contribute meaningfully to the headline GDP numbers, it matters very little to the millions of Indians who are looking for jobs and incomes। हालांकि इससे यह है कि हेडलाइन जीडीपी नंबर्स आपको बढ़ता हुआ या ग्रोथ देखने को मिलेगी जीडीपी में, लेकिन जो मिलियंस ऑफ जॉबलेस जो इंडियंस हैं उनके लिए उसका क्या ही मायने रह जाएगा और उनके पास एक जॉब नहीं है या उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं दिखाई देता है। तो ये ऑथर ने बात की है। दूसरा ऑथर ने जो बात की है वो ये कहा है कि जो माइन एंड मिनरल्स बिल जो अभी रिसेंटली पेश किया गया 2023 उसके रिगार्डिंग ऑथर ने बात किया है कि उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है जॉब क्रिएशन का, तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए।
इट कैन बी अ पोटेंशियल बूस्टर शॉट इन इंडियाज इकोनॉमिक आर्म इफ एडमिनिस्ट्रेड प्रॉपर्ली। वही है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करेंगे तो ये जो है जो पोटेंशियल बूस्टर एक हो सकता है जॉब क्रिएशन के रिगार्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें पोटेंशियल है कि वो लो स्किल्ड जो जॉब्स हैं वहाँ पे वो क्रिएट होंगी, ठीक है ना। Various studies have shown that India's topography is very conducive to finding similar मिनरल डिपॉजिट्स एज फाउंड इन अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो डोमिनेंस है चाइना का और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का भी है, ठीक है ना, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी इसमें है। तो उसने यही कहा है कि इंडिया में भी जो है स्टडी से ये पता गया कि ऐसा पोटेंशियल इंडिया में भी है, लेकिन जो हमारी जो माइनिंग मिनरल पोटेंशियल है वो बहुत कम एक्सप्लोरेशन उसका हुआ है और इवन लगभग 10% ही हम एक्सप्लोर कर पाए हैं और उसमें से भी एक्सटेंशन तो हम उससे भी कम कर पाए हैं, ठीक है ना। ये हमने पीछे भी एक बार डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, ठीक है ना। और दूसरी बात होती है कि हमारे पास जो कोस्ट लाइन है वो भी बहुत वास्ट है और हम दूसरा जो डीप सी माइनिंग है वहाँ से भी हम जो है पोटेंशियल देख सकते हैं इन मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन का। तो इंडिया पोटेंशियल इन फाइंडिंग रिच स्ट्रेटेजी मिनरल्स कैन बी इवन ग्रेटर थ्रू डीप सी माइनिंग। तो ये दोनों एरिया जैसे हैं, एक तो आप लैंड से भी जो है आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मिनरल्स का, उसमें भी पोटेंशियल है, और जो डीप सी माइनिंग है उसमें भी इंडिया के पास पोटेंशियल है। तो इन दोनों ही फील्ड्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो है जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक है ना। इसमें जो इश्यूज बताए हैं जो डीप सी माइनिंग, वहाँ पे ऑथर ने बताया कि लैक ऑफ एक्सेस टू लेटेस्ट माइनिंग टेक्नोलॉजीज, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और प्रीवियस इंसिडेंट्स ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन इन माइंस हैव प्रिवेंटेड इंडिया दस फार फ्रॉम एक्सप्लोरिंग दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन दोनों ही जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों ही फील्ड में, वो कहीं ना कहीं किन की वजह से जो है रह गई एक्सप्लोर होने, वो ऑथर ने बताया कि एक तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ जाती हैं, फिर हमारे पास लेटेस्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं बीच में आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस वगैरह वो कैंसिल करने भी पड़े हैं, ठीक है। फिर उसने कहा है माइनिंग अनलाइक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैन क्रिएट लार्ज नंबर्स ऑफ जॉब दैट आर बोथ लोकल एंड लो स्किल्ड। दोनों ही तरह की जॉब जो है वो जॉब पोटेंशियल इसमें देखने को मिलता है माइनिंग सेक्टर में। एक तो आप लोकल लेवल पे भी, क्योंकि जिस रीजन में आप माइनिंग करेंगे वहीं के लोगों को आप लगाएंगे, दूसरा लो स्किल्ड लेबर को भी आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हाईली स्किल्ड लेबर ही यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तरह से बेनिफिशियल रहेगा। तीसरा उसने बताया कि अभी अगर देखें तो रिसेंटली ग्लोबल ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा है टुवार्ड्स इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी में जो ये एक तरह से रेयर मिनरल्स हैं या मिनरल्स हैं जैसे कि लिथियम हुआ, ये सब क्योंकि बैटरीज वगैरह में यूज होते हैं, तो वहाँ पे भी इनका पोटेंशियल जो है देखने को मिलेगा। तो एक्सप्लोरिंग इंडियाज वास्ट अनटैप्ड माइनिंग पोटेंशियल, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू अचीव ट्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आल्सो बिकम अ स्ट्रेटेजिक पावर हाउस इन द वर्ल्ड थ्रू द कंट्रोल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का अगर आपके पास कंट्रोल रहेगा तो एक तो आप अनटैप्ड जो माइनिंग पोटेंशियल है उसको आप करेंगे, उससे आपको ट्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ आप या डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ से वो क्रिएट होगा, और दूसरा वर्ल्ड लेवल पे भी आप एक पावर हाउस के रूप में नजर आएंगे। आपकी जो पोजीशन है ग्लोबल लेवल पे वो भी आपकी सुधरेगी, क्योंकि फिर वर्ल्ड जो डिपेंडेंट है कुछ चुनिंदा कंट्रीज के ऊपर इन मिनरल्स के लिए, तो इंडिया की तरफ भी वो कहीं ना कहीं आएंगे, आपका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली ग्रोथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर उसने ये भी कहा कि लेकिन ये वही है कि टू अर्ली टू टेल है, क्योंकि जब तक ये एक्ट जो है एक्चुअल में नहीं आ जाता और क्या क्या उससे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, तब तक ये नहीं बता सकते कि क्या एक्चुअल में ये जो है एक्ट है उसके अच्छे प्रोविजंस हैं या नहीं है, मतलब एक्चुअली वो जो हम जो उससे रिजल्ट लेना चाहते हैं वो आ पाएंगे या नहीं। तो अनलॉक इंडियाज माइनिंग पोटेंशियल थ्रू इट द प्राइवेट सेक्टर, इट लैक डिटेल्स एंड एज ऑलवेज। तो एक तो इसमें रीजन जो बताएं कि अर्ली क्यों है, तो पहला तो उसने ये बोला है कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन तो बढ़ाने की बात की है कि उसको आपने रोल दिया है, उसके आपने चांसेस खोले हैं कि आपके प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, उसमें ऐसी प्रोविजंस लाए गए हैं। लेकिन वही है कि क्योंकि क्लियर डिटेल्स अभी नहीं है उसमें, तो अभी ये नहीं बता सकते कि एक्चुअल में पार्टिसिपेशन कितना होने वाला है। दूसरा ये है देयर नीड टू बी स्ट्रॉन्ग गार्डलाइंस अगेंस्ट लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स, कि क्या क्या एनवायरमेंटल हजार्ड्स इससे होने वाले हैं, या फिर जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन है उसके लिए आपने क्या गार्डिंग प्रिंसिपल्स जो है रखे हैं, उनको भी अभी देखने की जरूरत है। दूसरा ऑथर ने ये बताया रीजन कि अभी इस वजह से हम कह नहीं सकते। दूसरा जो सजेशन ऑथर ने दिया है वो ये दिया है कि जो इनिशिएटिव्स अभी चल रहे हैं, जिनको हम जैसे ऑथर ने एग्जाम्पलीफाई भी किया है, सेमिकॉन इंडिया और मेक इन इंडिया, इनके अलावा भी जो है गवर्नमेंट को ये ध्यान देखना है कि गवर्नमेंट शुड बी मोर डिसर्निंग एंड क्रिटिकल इन इट्स इवेल्युएशन ऑफ वेयर टू स्पेंड इंडियाज लिमिटेड रिसोर्सेज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम सोशल रिटर्न्स। कि ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको आप कहाँ पे स्पेंड करें, ताकि
मैक्सिमम सोशल पोटेंशियल जो है आप रिटर्न कर सकें। जैसे कि ऑथर ने बात की थी जो माइनिंग वाला सेक्टर है उसकी, कि वहाँ पे अगर आप स्पेंड करते हैं तो आप वहाँ पे ज़्यादा आपको सोशल रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरा सजेशन ऑथर ने दिया, चेंज द डिस्कोर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू चेंज द नेशंस इकोनॉमिक डिस्कोर्स एंड अबंडन ब्लाइंड क्वेस्ट फॉर हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ की। कहीं ऑथर ने सजेस्ट किया कि जो ब्लाइंड हम हेडलाइन जीडीपी जो डाटा है उसकी तरफ जो हम जा रहे हैं, ये जो डिस्कोर्स बना हुआ है कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी है तो जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छा ही देखने को मिलेगा, उसको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हालांकि यही है कि इसको जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिस्ट हैं या टेक्नोक्रेट्स है, वो तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंट मीजर है। उनको जस्ट कंपेयर करना है एक्सेल सीट पे और फोरकास्ट कर देना है कि भाई ये लो, ये ग्रोथ होने वाली है और इस तरीके से बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप वैसे देखें, जो डेवलपमेंट की बात हम करें एम्प्लॉयमेंट की, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक इतना कन्वीनियंट नहीं है उसको प्रेजेंट करना, उसके लिए आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऑथर ने यही कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द पीपल्स रियल वेलफेयर, इट इज क्रिटिकल नॉट टू फॉल प्रे एंड क्वेश्चन वेदर सच हेडलाइन जीडीपी डिलीवर्स ट्रू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू ऑल इट्स पीपल। क्या जो ये सभी लोगों के लिए जो है ट्रू पिक्चर दिखा रही है, तो इस चीज़ का जो है इस चीज़ का शिकार नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट स्टेट है या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली दी हुई है, रिप्रेजेंटेटिव्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनको बनाया हुआ है पीपल्स ने, ठीक है। तो वही ऑथर ने यहाँ पे बात की है कि जो जीडीपी नंबर की तरफ ना भागते हुए जो जॉब डाटा का पोटेंशियल है उसकी तरफ जो है हमें भागना चाहिए। अ फैब वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी। तो फैब यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं उनको ऑथर ने फैब बोला है यहाँ पे। और अभी रिसेंटली इंडिया और जापान ने जो जुलाई 23 में एग्री किया था टू कोलैबोरेट ऑन सेमीकंडक्टर्स इन अ बिड टू क्रिएट अ मोर रेजिलिएंट सप्लाई चेन फॉर दिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड वर्क टुगेदर फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इस फील्ड में जो पार्टनरशिप इंडिया और जापान की हुई है, ये बेसिकली इस वजह से ऑथर ने एक जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो ये है। यहाँ पे 5 जो है बेसिकली फोकस एरिया रखे गए हैं। पहला सेमीकंडक्टर डिज़ाइन का है, दूसरा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का है, तीसरा इक्विपमेंट रिसर्च का है, चौथा एस्टैब्लिशिंग रेजिलियंस इन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने का है, और पांचवा जो है टैलेंट डेवलपमेंट का है। एंड इन 5 फोकस एरिया से एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए वे जो है वो तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसी की बात करें तो ये जो पार्टनरशिप हो रही है, इट विल फोस्टर द एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, रिसर्च एंड इनोवेशन बिटवीन इंडियन एंड जापानीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। इट विल फैसिलिटेट technology transfer and enable Tokyo and New Delhi to stay at the forefront of semiconductor advancement। तो दोनों ही चीज़, रिसर्च में, टेक्निकल नॉलेज में दोनों पार्टनरशिप करेंगे एक दूसरे के साथ, और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन रहेगा, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो उसको फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है ना। बोथ नेशंस हैव अलाइंड देयर पॉलिसीज टू सपोर्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। दोनों ही कंट्री एक दूसरे को रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे। तो जो इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और जापान का यहाँ पे सोसाइटी 5.0 जो विजन है, ये दोनों ही जो है दोनों ही चीज़ शेयर करते हैं, गोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। और इन दोनों के थ्रू जो है एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप के साथ ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जो मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप है एक दूसरे के साथ शेयर करने में, रिसर्च और वो सब, उसके रिगार्डिंग ये दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है। बोथ नेशंस रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इन ड्राइविंग इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो जाहिर सी बात है डिफेंस में जो यूज़ होता है सेमीकंडक्टर्स का सिक्योरिटी पर्पज से वो, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी है कि इंडस्ट्रीज में आजकल बहुत यूज होता है। और इनोवेशन अगर देखें तो रिसेंट जो भी इनोवेटिव रिसर्चेज हो रही हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कंप्यूटर से आजकल सब कुछ चल रहा है और कंप्यूटर पे ही सेमीकंडक्टर का कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वही आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर का रोल तो हम नेगेट कर ही नहीं सकते हैं। जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव एनेबल द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज टू टैकल कॉम्प्लेक्स चैलेंज इन सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मटेरियल साइंस। वही है जिस फोकस एरिया आज पे हुआ है, तो उनमें कहीं ना कहीं जो भी चैलेंज है उनको ये एड्रेस करने में जो है जॉइंट इनिशिएटिव जो है वो हेल्प करेगा। और पार्टनरशिप आल्सो एम्फेसाइजेज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग। जो अभी बात हुई थी कि रिसर्च को और डाटा को शेयर किया जाए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो है, तो उससे कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बेसिकली हेल्प जरूर होगी। तो वर्कशॉप, ट्रेनिंग और जो स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम्स है वो चलाए जाएंगे।
ठीक है ना। इसके अलावा हम अमेरिका के साथ भी जो इस फील्ड में वो हम एग्रीमेंट हमारा कर चुका है। तो ये जो जापान के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं फॉलो अप कर रहा है जो यूएस के साथ हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारी है। फॉर द फ्यूचर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया विच ऑल्सो कवर्स इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, फैसिलिटेटिंग द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो उसी की तर्ज पे जो हमने जापान के साथ भी किया है। तो द इंडिया जापान पार्टनरशिप इज पोइज्ड टू प्ले अ पिवटल रोल इन शेपिंग द ग्लोबल सेमीकंडक्टर लैंडस्केप। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर लैंडस्केप है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये जो पार्टनरशिप इंडिया और जापान के बीच अभी हुई है, ठीक है ना। और इसके फार रीचिंग इंप्लीकेशंस भी होंगे फॉर द ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एंड द डायमेंशंस ऑफ द जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप इन द इंडो पैसिफिक रीजन में जो जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप्स जो हो रही हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इंप्लीकेशंस इसके देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, ऐसा ऑथर ने बताया है। बोथ एग्रीमेंट्स इंडिकेट द कॉन्फिडेंस प्लेस्ड इन इंडिया बाय द टू क्वाड कंट्रीज, क्योंकि यूएस भी क्वाड का मेंबर है और जापान भी क्वाड का मेंबर है, तो दोनों के साथ ही सेमीकंडक्टर फील्ड में अगर जो हमने कॉन्फिडेंस दिखाया है एग्रीमेंट्स के थ्रू तो वो कहीं ना कहीं उसको और मजबूत करते हुए नजर आता है। और यहाँ पे वही है कि जापान की टेक्नोलॉजी को कंबाइन करेंगे और इंडिया का जो इनोवेशन और डिजाइन कैपेसिटीज है उनको अगर हम मिला रहे हैं इस पार्टनरशिप के थ्रू, द कोलैबोरेशन ऑन सेमीकंडक्टर्स पेव्स द वे for a future characterized by advanced electronics, enhanced connectivity and a shared commitment to pushing the boundaries of technological advancement। वही है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस अभी लिमिटेड थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रोडन करना और जो उसकी आउटरीच को बढ़ाने के रिगार्डिंग जो है ये जो पार्टनरशिप हुई है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करने वाली है। तो ग्राउंड जीरो में आज का जो आर्टिकल आता है वो था रैगिंग रेज। बेसिकली इशू ये है जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे जो एक स्टूडेंट की रैगिंग के चलते हुए जो डेथ हुई है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑथर ने आर्टिकल लिखा है। तो बेसिकली तो ऑथर ने यहाँ पे पूरे इसमें ये है कि जो वहाँ पे जो एक्चुअली जो लूप होल्स या लैक्स या एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस जो देखने को मिले थे उनको यहाँ पे ऑथर ने साइड किया, और जो बाकी और जो इश्यूज थे जिनके चलते ये जो रैगिंग इशू अभी भी है वो ऑथर ने बताया। तो एक तो पॉलिटिकल टसल ये है कि जो ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल पार्टी से जो अटैच होते हैं उनका एक तो रोल रहता है जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। दूसरा हॉस्टल क्रंच की भी ऑथर ने बात की कि हॉस्टल्स में जो एकोमोडेटिव कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की वो काफ़ी कम है, एक रूम में जो 3-3 4-4 स्टूडेंट जो है वो रहते हैं वो है। तो द मेन इशू फेस बाय स्टूडेंट शुड नॉट बी लॉस्ट इन द नॉइज। जो ऑथर ने ये कहा कि ये जो इशूज हैं, हालांकि जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है जिसमें इंसिडेंट हुआ था इट इज़ एट नंबर 4 ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, लेकिन वहाँ पे भी ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर तक जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर वाले उनको जो है हॉस्टल जो है वो अलॉट नहीं होता है। तो ये ऑथर ने कहा कि उनको अर्लियर, फिर उसके बाद ये ऑथर ने बताया कि ये भी था कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो सीनियर्स के साथ हॉस्टल्स में शेयरिंग कर रहे थे, जबकि हालांकि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वो मैंडेट करते हैं कि सेपरेट हॉस्टल्स फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं। यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो उस डेथ के बाद जो शिफ्ट किए गए वो नए प्रेमाइसेज में, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज का भी मेंशन किया होता है, क्लोज 6.2 ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन ऑन कर्बिंग द मीनिंग्स ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस points out that on admission every student will be given a printed leaflet detailing when and whom to turn to for guidance, including wardens, heads of institutions, members of anti-ragging committee, so that freshers need not to look for seniors for help। लेकिन ऐसा एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता नहीं है। कॉन्ट्रेरी टू यूजीसी गाइडलाइंस, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है रूटीनली अप्रोच करते हैं सीनियर्स के फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए, तो ये ऐसा है नहीं। मतलब यूजीसी गाइडलाइन में ये कि आपको ऐसे प्रोविजंस रखने चाहिए, ऐसी आपको सुविधाएं रखनी चाहिए कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको सीनियर्स के पास अप्रोच ना करना पड़े हर चीज़ के लिए जानने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है और वो मजबूरन जो है सीनियर से ही वो कंसल्ट करते हैं ये ज़्यादातर केसेस में, ठीक है ना। फिर ऑथर ने और यहाँ पे जो चीज़ें साइड की वो ये है कि जब अगर देखते हैं मतलब इशू को अगर और गहराई से देखें तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज जो हैं वो देखने को मिलते हैं और उन पे क्वेश्चन रेज करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज क्यों थे, क्योंकि जो यूजीसी है इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी दैट रेगुलेट द हायर एजुकेशन इन द कंट्री, और वो ये कहता है कि जो यहाँ पे जो उन्होंने जो मेजर्स एक्चुअली करे थे दैट वर वेरी जेनरिक इन नेचर, बेसिकली मेंशनिंग देयर इन मोस्टली द रिएक्टिव अप्रोचेज अडॉप्टेड इन द मैटर रादर देन द प्रोएक्टिव मेजर्स टेकन टू कर्ब द मीनिंग्स ऑफ रैगिंग। जो रैगिंग को कर्ब करने के लिए यानी रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, खत्म करने के लिए जो प्रोएक्टिव मेजर्स चाहिए वो कहीं देखने को नहीं मिलती, सिर्फ आप वहाँ पे जो रिएक्टिव अप्रोचेज जो है वो देखने को वहाँ पे मिल रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये बताया है। फिर
कुछ ऑथर जो है बाकी यूनिवर्सिटी उन्होंने ये बताया कि रैगिंग एक जो है पेरेनियल प्रॉब्लम है, टू विच अथॉरिटीज हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, जिसपे अथॉरिटीज कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। ऐसा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टाफ है या जो प्रोफेसर हैं उनका भी कहना है। दे डिड नॉट एक्ट अगेंस्ट द परपिट्रेटर एंड द कंप्लेनेंट वाज हैरेस्ड ओवर द ईयर्स, द अथॉरिटीज हैव सिंपली रिफ्यूज टू एक्ट। वही है कि ऐसे पहले भी हुए हैं कि अगर मान लो कंप्लेंट की गई है तो परपिट्रेटर जो था जिसने रैगिंग एक्चुअली कर रहा था उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि जो कंप्लेनेंट था उसी को जो है हैरेस्ट करना पड़ा था, ठीक है ना, और अथॉरिटीज ने कोई खास एक्शन देखने को मिले हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज है उनको ऑथर ने साइट किया है इस इशू के थ्रू, और ये भी बताया कि इशू के माध्यम से कि कहीं ना कहीं रैगिंग जो है अभी भी है, इवन डिस्पाइट कि वो बैन कर दी गई है, और इसको जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और बेसिकली प्रोएक्टिव मेजर्स की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो दिस इज़ इट। होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आउटरीच बढ़ सके। तो थैंक यू।